हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न 15 से हम बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को क्या कहता है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है, ये शब्द थोड़े अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए पर ठीक। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, एक डेट दे दी गई है, यदि काम उससे लेट पूरा होता है तो उस पर जुर्माना लगता है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200, दूसरे दिन के लिए 250 मतलब 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये मतलब 50 रुपये डेली के बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दे, मतलब इस कार्य को पूरा करने में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, अब यदि हम चलो इसको यदि हल करें, एक बार इसको नॉर्मल वे में समझते हैं कि हो क्या रहा है। कार्य हो रहा है, ठीक है, एक डेट दे दी गई है आपको कुछ, ठीक है, उसके बाद यदि आप पूरा करते हो तो आपको जुर्माना ऐसे लगेगा। कैसे? 200 लगेगा सबसे पहले दिन, फिर उसके बाद में 250 और फिर ऐसे करके 50 रुपये रोज के हिसाब से बढ़ता जाएगा। और कितने दिन तक? 30 दिन तक, क्योंकि 30 दिन मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम एपी के रूप में लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं जुर्माने को एपी के रूप में लिखने पर, जुर्माने को मैं एपी के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर इसी तरीके से 350, ऐसे कब तक के करना है हमको? 30 दिन तक, 30 दिनों तक। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि 30 दिन तक यदि मैं विलंब करता हूं तो मुझे कितने रुपए देने होंगे। तो कितने रुपए देने होंगे? पहले दिन का 200, फिर 250, तो मतलब 200 और 250 कितना हो गया? ये 450, फिर 450 में 300 ऐड कर देंगे 750, तो ऐसे ऐसे करके 30 दिनों तक के ऐड होते जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो S30 हो जाएगा सर ये तो मतलब कि हमको S30 फाइंड करना है। हमको योग एपी का हमको योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 30 पदों तक करना है। ठीक है सर, ए बराबर 200 है, डी बराबर हम जानते हैं 50 है, क्योंकि 50 रुपये रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। और क्या चाहिए हमको? एन बराबर 30 है। ठीक है, इसीलिए S30 बराबर, इसके आगे के जितने भी सवाल है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें सब सिर्फ क्वेश्चन समझना है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। S30 बराबर n/2, मतलब n 30 था बटे में 2, 2a 2 गुना 200 प्लस n-1 30 माइनस 1 29 इंटू डी कितना है? 50। ठीक है, S30 बराबर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा धन, एक जीरो तो लग ही जाएगा, 5 का गुणा कर देते हैं, 9 5 45 के 5 हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 1450। ठीक है, इसको ऐड कर दो। S30 बराबर 15 गुना ये हो जाएगा 1850। इसका गुणा कर देंगे तो हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, तो इसको गुणा कर लेना आप लोग। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, बस समझने पर है कि हम इसको किस तरीके से समझते हैं। तो समझ में यदि आ गया क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। 16वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, हमें सिर्फ प्रश्नों को समझना है, सॉल्यूशन बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें सिर्फ यह समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि कितने पुरस्कार रखे गए हैं? 7 पुरस्कार। सर पहले यहाँ रफ में समझते हैं। 7 पुरस्कार है, टोटल राशि कितनी है? 700 रुपये की। मतलब कि 7 पुरस्कार मतलब 7 बच्चों में बटेगा, कितने रुपए बटेंगे? 700 रुपये।
एक बच्चे को 700 रुपये नहीं, 7 बच्चों को 700 रुपये। अब ऐसा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे 7 पुरस्कार है। अब ऐसे 700 रुपये जो है, ऐसा तो है नहीं कि सभी को 100-100 रुपये बांट देंगे, क्योंकि पहला पुरस्कार तो ज़्यादा ही होना चाहिए। और कहा भी गया है कि जो बाकी के पुरस्कार है, मतलब जो पहला पुरस्कार जो सबसे ज़्यादा होगा, बाकी के उससे 20-20 कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये 200 रुपये रहता है, तो ये कितना 180, ये कितना 160, इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल पुरस्कार कितने 7 सर। तो मतलब हमको n की वैल्यू कितनी दे दी गई है, n की वैल्यू दे दी गई है 7, तो n बराबर 7। ठीक है सर। टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए है 700। एस एन कितना हो गया है 700। टोटल हम सम करेंगे जब पुरस्कारों का तो 700 आएगा। एन का मान 7 है तो यहाँ पर 7। ठीक है सर। और क्या दे दिया गया है हम लोगों को, हमसे ये कहा गया है कि जो पुरस्कार है वो 20 रुपए कम होते जा रहा है, तो मतलब कि हमें डी की वैल्यू दी है माइनस का 20। ठीक है सर, क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पुरस्कारों की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार ए है। ठीक है, ए मान लेते हैं। तो S7 यदि हम रखते हैं यहाँ, S7 बराबर 700, ये होता है n/2, मतलब कि सीधे मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, बहुत बार लिख चुके हैं, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, मतलब 7-1 यानी कि 6, और d का मान है हमारे पास में माइनस का 20 बराबर 700। इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं, ये 2a माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ये माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है सर, ये 700 गुने में 2 के बटे में 7, ये 2 का पक्षांतर ऊपर, इसका नीचे। अब इसको कट कर देंगे, 2a माइनस 120 बराबर, ये कट जाएगा 100 बार, तो 100 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है सर। 2a बराबर हो जाएगा 200, माइनस का 120 था तो ये प्लस का 120। 2a बराबर हो जाएगा ये 320, a बराबर हो जाएगा 320 के बटे में 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः 12, और ये 0। मतलब कि पहला पुरस्कार कितना हो गया 160। पहला पुरस्कार कितना हो गया 160। अब दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 160 माइनस का 20, 140। इसी तरीके से तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 140 माइनस 20 यानी कि 120। इसी तरीके से ऐसा चलते जाएगा, तो सातों पुरस्कार हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न था, तो ये समझने वाले प्रश्न है आखिरी के जितने भी हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत जा सकती है, बट मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, समझ में आ जाएगा। देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगा रहे, करना ही चाहिए। तो क्या निर्णय लिया गया, निर्णय यह लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब एक कक्षा है उसका सेक्शन होते हैं ना, जैसे 10th के 10th ए, 10th बी, 10th सी, इस तरीके से। ठीक है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब कि पहली कक्षा है तो वो 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी है तो वो 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी है तो वो 3 पेड़ लगाएंगे, 12वीं है तो वो 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2, ये जो मैंने बता दिया वही लिखा है इसमें। ठीक है, इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है सर, ओके। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, हर कक्षा के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना। जैसे मान लेते हैं पहली कक्षा है तो इसके कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 1 2 3, 3 सेक्शन है पहली कक्षा के। अब 1 पेड़ ये लगाएंगे, 1 पेड़ ये लगाएंगे, 1 पेड़ ये लगाएंगे, ये लिखा है हुआ इसमें, है ना। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अच्छा ठीक है सर, कक्षा 2 के जो लोग हैं इसके भी 3 सेक्शन रहेंगे, है ना। ठीक है,
ये सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, इस तरीके से। अब ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़ लगाएंगे, इसी तरीके से 3 का चलेगा, ये 3 लगाएंगे, ये 3 लगाएंगे, ये 3 लगाएंगे, है ना। तो ये लोग 9 लगा रहे हैं, ये लोग 6 लगा रहे हैं, ये लोग 3 लगा रहे हैं, इस तरीके से चलता रहेगा तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे हमारे पास, है ना। तो हम लोग इसको क्या एपी के रूप में लिख लेते हैं। तो हम लोग इसका जो मतलब टोटल पूछ रहा है ना हमसे कितने पेड़ लगा रहे हैं ये लोग, तो हम एपी के रूप में करेंगे तो एस एन वाले फॉर्मूले से S12 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़, ठीक है, या फिर एक कक्षा 1 से कक्षा 12 लिखो, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का एपी रूप कह सकते हैं, हम एपी के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा का विद्यार्थी कितने पेड़ लगा रहा है, 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3, चौथी का 4, इस तरीके से 12वीं क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगा रहा है। अब चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है, इसीलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहली कक्षा के लोग 3 पेड़, दूसरी कक्षा के लोग 3 पेड़, इसी तरीके से 12वीं कक्षा के लोग भी 3 पेड़, मतलब 12 पेड़ लगाए ही, 12वीं कक्षा के लोगों ने 12 पेड़ लगाए, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 12वीं कक्षा है तो ये 3 सेक्शन है, इन्होंने 12 लगाए, इन्होंने 12, इन्होंने 12, तो टोटल कितने हो गए, 36, गुना कर दिया ना, 12 गुना 3 कर दिया, ये हो गया। तो अतः एपी क्या हो जाएगी, एपी बराबर हो जाएगी, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, ठीक है। एपी से ए बराबर 3, ए 12 बराबर 36, डी बराबर 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, एन बराबर 12, क्योंकि 12वीं क्लास तक की है तो 12, ठीक है। अब एस ऑफ 12 या फिर टोटल बच्चों द्वारा कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, n बटे 2 मतलब कि 12 के बटे में 2, a प्लस ए एन वाला सूत्र लगा देते हैं हम लोग, तो a है 3 और a n है 36, ये हो जाएगा S12 बराबरी से 6 गुना 39, ठीक है सर। तो S12 बराबर हो जाएगा हमारा 6 9 54 के 4 हासिल के 5, 6 तिया 18, 19 20 और 3 23, मतलब कि अगर ये सारे लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 234 हो जाएगी, ठीक है। वैसे इन्होंने आइडिया अच्छा दिया है तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। अभी प्रश्न 18 पर आ जाते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है ये। एक केंद्र ए से प्रारंभ हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल मतलब स्पाइरल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में हमें दिखाई दे रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। पाई का मान 22/7 है, ठीक है सर। ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ है, केंद्र ए से मतलब कि सबसे पहले यहाँ से ये शुरू हुआ है और ऐसे घूमकर कहाँ आकर खत्म हुआ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक अर्धवृत्त बन गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमें, यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये पूरा वृत्त तो बना नहीं क्योंकि पूरे वृत्त के लिए हमें यहाँ से लाइन लगती, लेकिन ये लाइन कहाँ चली गई, यहाँ चली गई इधर, और यहाँ से यहाँ तक ये जो आया ये एक और आधा सर्कल बन गया, मतलब कि अर्धवृत्त बन गया। तो इसका सेंटर ये हो गया क्योंकि ये तो सेंटर इसका होगा नहीं, ये तो बहुत कम हो गया यहाँ से और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा, तो इसका सेंटर ये हो गया।
तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ है, इसको यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ लाते तो ये पूरा वृत्त बन जाता, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसा चला गया, तो इसकी लंबाई हमें क्या दे दी गई है, सेंटर ये है, तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक दे दी गई है, मतलब ये वाले इससे 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक दे दी गई है लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे बाहर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक ठीक है सर। अब हो क्या रहा है, इसके कितने राउंड लगाना है टोटल हमें, 13, मतलब 13 अर्धवृत्त बनने चाहिए, ठीक है। पहला अर्धवृत्त बना तो कितनी लंबाई में बना, L1 में बना है सर, ठीक है। दूसरा वाला ये जो बना है ये कितने में बना है, L2 लंबाई में बन गया है, मतलब कोई तार है मान लेते हैं, तो L2 में बन गया है। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना लगा है इसको, L3, यहाँ से यहाँ तक के लिए L4, फिर यहाँ से यहाँ तक के जाता L5, फिर यहाँ से यहाँ तक L6, इस तरीके से चलता, ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ये लंबाई निकालनी है L1, L2, L3, L4, तो मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं। एक गोला है, सॉरी एक वृत्त है, ठीक है। अब मुझे इसकी त्रिज्या दे दी गई है और पूछ रहा है कि इसकी परिधि कितनी है, इसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी है, तो हम कहते हैं 2πr, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसके आधे की परिधि कितनी है, तो अर्धवृत्त की कितनी है परिधि, तो इसमें हम आधे को हटा देंगे, तो आधे को हटाने के लिए हम आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि परिधि कितनी है, πr है। तो परिधि से हमें इसकी लंबाई भी पता चल जाती है कि ये πr है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये πr है, ये भी πr है, और सबका r अलग अलग है, तो सबकी लंबाई जो है अलग अलग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, त्रिज्याएं दी गई है, उससे पहले लिख देते हैं हम इनकी लंबाइयाँ, ठीक है। क्योंकि लंबा हमें क्या याद करना है, टोटल जितने भी 13 चक्कर जब लग जाएंगे, L13 जो आ जाएगा, तो यहाँ से हमको L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 करके L13 तक के ज्ञात करना है। 13 अर्धवृत्तों से में बनाने में जितना भी हमें ये जो तार है जो भी है ये चीज़ लग रही है, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है हमें ये बताना है, ठीक है सर। तो हम लिख देते हैं पहले, प्रश्नानुसार ही लिख देते हैं, प्रश्नानुसार, या फिर फिगर डायग्राम को क्या कहते हैं हिंदी में, चित्र में दर्शाए गए अनुसार प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई कितनी है, L1, L2, L3 और ऐसे ऐसे करके L13 तक के, ठीक है सर। त्रिज्याएं भी लिख ही लेते हैं, क्या हो जाएंगी त्रिज्याएं, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे करके 13वें पद की कितनी रहेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसकी लंबाई, मतलब L1 निकाल लेता हूँ। अब L1, तो L1 क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई इंटू आर, तो पाई हो जाएगा 22/7 लेने के लिए कहा गया है हमें, और आर का मान है 0.5, तो इसको 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा, इससे इसको कट किया तो 11 के बटे में 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से L2 निकालूंगा, पाई आर, यदि मैं इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, ठीक है। 22/7 गुना 1 है तो 1, तो ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से L3 निकाल लूँगा, तो पाई R3 बराबर 22/7 गुना 1.5, तो 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, है ना। और इससे मैं इसको कट कर दूंगा 11 बार, तो 11 33 के बटे में 7 सेंटीमीटर, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो अब AP क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी हमारी L1, L2, L3 ये थी, तो ये 11/7, 22/7, 33/7, और इस तरीके से चलता जाएगा, कितने पदों तक, 13 पदों तक, 13 पदों तक, ठीक है सर।
अब कुल लंबाई निकालना है तो यहाँ लिख दो चाहे तो कुल लंबाई, या कुल लंबाई के लिए S13 बराबर हो जाएगा 13 के बटे में 2 n/2 इन ब्रैकेट 2a, तो 2 गुना 11 के बटे में 7 प्लस n-1, n कितना है 13, 13 - 1 12 इंटू डी का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, d बराबर 22/7 - 11/7, तो ये हो जाएगा कितना 11/7। आप इसको जोड़ घटा कर लेना, 11/7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 के बटे में 7। ठीक, तो S13 बराबर हमारा हो जाएगा 13 के बटे में 2, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 के बटे में 7 धन 11 दूनी 22 के 2 हासिल के 2, 11 एकम 11 और 2 13 बटे मतलब 132 के बटे 7। ठीक, S13 बराबर हो जाएगा 13 के बटे में 2 गुना, इसको जोड़ देंगे हम तो ये बटे में इसके 7, मतलब ये टोटल ही आ जाएगा, और 132 और 22 लिख देता हूँ, चलो 22 धन 132। अब इसको जोड़ देंगे, S13 बराबर 13/2 गुना ये 2 और 2 4, 3 और 2 5, 1 का 1 के बटे में 7। इसको आप लोग गुणा कर लेना और डिवाइड कर लेना, तो इससे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आगे मैं कर दूं इसको तो ये हो जाएगा 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब कि 22 बार ये कट जाएगा, और ये 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, मतलब कि 13 गुना 11 कर दोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको नोट कर लो और ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 19 पर आ जाते हैं हम लोग। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बट ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है। 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सॉरी 200 लट्ठों को रखा जा रहा है। ठीक है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जा रहा है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 है, फिर उससे अगली वाली में 19 है, फिर 18 है, इस प्रकार से चलता जा रहा है। और 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है सर, अभी बता देते हैं हम लोग। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं। ऐसे कुछ लट्ठे हमें दिए गए हैं, डायग्राम भी दिया गया है, तो ऐसे ऐसे करके 20 है, फिर उसके बाद ऐसे 19 है। ठीक है, फिर 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे करके, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए 200 होने चाहिए। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर इससे हमें समझ आ रहा है कि टोटल लट्ठे मतलब एस एन बराबर 200, टोटल हमारे पास में 200 है। कितनी पंक्तियां हैं नहीं पता, मतलब कि n पंक्तियां हैं, तो n हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है सर। पहली पंक्ति में कितने हैं 20 है, दूसरी वाली में कितने हैं 19 है। ठीक है, तो a बराबर कितना है 20, A2 बराबर 19। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा -1, क्योंकि 1 से कम हो रहे हैं। ठीक है सर, अतः AP पे लिख देते हैं एक बार, 20, 19, 18, और ये आखिरी वाली पंक्ति में कितने हैं हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है सर, अब चूंकि SN बराबर हमें दिया गया है 200, फॉर्मूला होता है n/2, तो n/2 ब्रैकेट में 2a का मान 20 प्लस n-1, n ही नहीं पता है, d कितना है -1 बराबरी से 200। ठीक है, इसका n/2 का n, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ये n सिंगल रहेगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 धन 1 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो माइनस का n हो गया, और ये -1 और -1 हो गया प्लस का 1 बराबर 400, ये 2 का इधर कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें से ये n 40 और 1 हो गया 41 माइनस का n बराबर 400, n का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 41n
माइनस का n वर्ग, 400 का इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस का 400। अब ये एक द्विघात समीकरण की तरह हो गया है, इसको सामने लिख दो और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n का वर्ग माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया है, इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है, तो इसको सॉल्व करके n के दो आंसर आएंगे, इसको तोड़ने पर n के दो आंसर मिलेंगे हमें, ठीक है, एक 16 और एक 25। ठीक, अब पंक्तियां या तो 25 हो सकती है या तो 16 हो सकती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि 16 पंक्तियां हैं या 25 पंक्तियां हैं? तो हमें पूछा गया है कि सबसे आखिरी वाली लाइन जो है या तो 16वीं लाइन होगी या फिर 25वीं लाइन होगी, तो उसमें कितने लट्ठे रखे हुए हैं? तो 16वीं लाइन में देख लेना A16 निकाल कर कितने रखे हैं, और 25वीं लाइन में A25 निकाल कर देख लेना कि कितने लट्ठे रखे हैं। तो इसमें से किसी एक में आ जाएगा माइनस का आंसर, ठीक है, कि माइनस में लट्ठे रखे हैं, -10 लट्ठे रखे, ऐसा करके कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो पता चल जाएगा कि वैसे इसी में आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा वाला यही है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि माइनस में लट्ठे तो नहीं रखा सकते हैं, ठीक है, तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और इसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है ये, बस इसको सॉल्व करके आंसर ही लेकर आना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब 20वें और आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं ध्यान से क्या कहता है। दिखने में बड़ा है, बाकी बहुत छोटा सोल्यूशन है इसका। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, ये बाल्टी रखी हुई है यहाँ पर, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इसके बाद के जो आलू हैं इनको एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके आगे तक के मिलाकर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है सर, ये इसमें दिया भी है, ठीक है। अब प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलेगी, ठीक है, और निकटतम आलू उठाती है। जो पहला वाला सबसे आलू रहेगा इसको उठाएगी, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, इसको उठाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इसको उठाएगी, ऐसा करके चलती जाएगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है, मतलब तब तक करेगी जब तक कि पूरे 10 आलू इसमें बाल्टी में ना लेकर आ जाए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि क्या बताना है, इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये 20वां प्रश्न है, तो हम लिखते यहाँ से, मान लो कोई जैसे बच्ची या बच्चा बालक है, ठीक है, ये दौड़ता है, किधर दौड़ता है, इधर, ठीक है, इधर दौड़ता है। क्या कर रहा है, पहले जाएगा ये वाला आलू उठा कर लाएगा, कितनी दूरी पर है, 5, तो जाने में 5, आने में 5, कितनी, टोटल 10। तो पहला आलू उठाने में लिख दो यहाँ पर, पहला आलू उठाकर लाने में तय दूरी, कैसे निकालेंगे सर तय दूरी, बराबर 5 मीटर, नहीं 5 जाना है 5 आना है, जितना गए है उतना ही आना है, 10, ठीक है सर। अब दूसरा आलू उठाकर लाने में तय दूरी कितनी, 5 धन 3, तो 5 धन 3 जाना है, 5 धन 3 ही वापस आना है, तो 5 और 3 8 दूनी 16, ठीक है। तीसरा आलू उठाने में 5 धन 3 धन एक और 3, 3 गुना 2, क्योंकि जितना जाना है उतना ही वापस आना है, 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22। अतः हम इसको AP के रूप में निरूपित करेंगे तो कैसे हो जाएगी ये, अतः AP बराबर 10, 6, 22 ऐसे करके चलती जाएगी, कब तक, 10 पदों तक। हम यहाँ पर 10वां पद भी यदि निकाल लेते तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए A बराबर 10, D बराबर कितना, D बराबर कितना, ये 6 नहीं, ये 16 है ना, D बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद में कितना, N बराबर हमें 10 दे दिया गया है, और टोटल दूरी कितनी चलनी पड़ी है हमें ये बताना है, तो SN निकालना है, मतलब कि S 10 हमें
यहाँ पर फाइंड करना है। तो S 10 बराबर हो जाएगा n/2 मतलब कि 10/2 ब्रैकेट में 2 गुना 10 2a प्लस n-1 मतलब कि 9 और d का मान है 6। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20 धन ये हो जाएगा 54, 9 6 54 54, S10 बराबर 5 20 और ये हो जाएगा 74। तो S10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5 के 20 के 0 हासिल के 2 7 पाने 35 और 2 37 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी प्रश्नावली 5.3 समाप्त हो गया है, चैप्टर ही समाप्त हो गया, उदाहरण थोड़े से बचे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।